5 जून 1974 72 साल के एक शख्स ने संपूर्ण क्रांति का नारा इस दिन दिया था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि 72 साल के इस शख्स के इस नारे का इतना असर पड़ेगा कि पूरे देश में सत्ता परिवर्तन की लहर चल निकलेगी। आइए उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसके एक नारे से पूरा देश एकजुट हो गया और सत्ता परिवर्तन को लेकर आगे बढ़ निकला। आज जेपी को पूरा देश याद कर रहा है और जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ माना जाता है कि जेपी की आत्मा बसती है। हमारे साथ तारा सिन्हा जी हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से आज के दिन को देखती हैं। मैडम, आज के दिन को किस तरह से आप लोग देखती हैं? आज का दिन, जैसे आप लोग जानते हैं, संपूर्ण क्रांति दिवस आज के दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन जेपी ने बताया था कि केवल समाज या जीवन के केवल एक क्षेत्र में बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा। अलग अलग क्षेत्र में हम लोगों को काम करना है और इस तरह से उन्होंने कितने ही क्षेत्रों का नाम गिनाया था। इस तरह का की क्रांति, इस तरह की क्रांति, इस तरह सामाजिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति आदि 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 करके कि सब इन विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लानी होगी, तभी हम एक सही मायने में एक मैं क्या कहूँ, एक सबके लिए जो कि कल्याणकारी हो, ऐसे समाज की, ऐसे देश की रचना कर सकते हैं। और आप अगर देखिए, पढ़िए उनका कहा हुआ, तो उनकी जो कही बातें हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग कहते हैं कुछ समय के लिए वो प्रासंगिक होती हैं, लेकिन उनका कहा आप पढ़िए तो आप पाएंगे कि वो हमेशा के लिए वे बातें सब प्रासंगिक है। उस समय जितनी प्रासंगिक थी उतना ही आज भी है। और आज जैसे उनके समय बहुत से नेता लोग तो हैं आज जो राजनीति में हैं, उन्हीं के समय और उन्होंने जो आंदोलन जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उससे उभर कर आए नेता लोग हैं जो राजनीति में हैं। तो वे लोग एक तरह से अपना ये कर्तव्य समझते हैं कि ऐसे अवसरों पर यहाँ चरखा समिति में आकर और उनको प्रणाम किया जाए, उनको माल्यार्पण किया जाए और तब आगे और इस दिशा में जो भी उनको समारोह करना है, जो भी कार्यक्रम करने हैं, वो करें। तो इसी संदर्भ में लोग यहाँ आते हैं। लोग अभी भी लोग पढ़ते हैं तो 72 साल का वो शख्स और किस तरह से आगे निकला। किसी को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी क्रांति होगी कि पूरे देश में रेवोल्यूशन हो जाएगा। आप लोगों ने भी पढ़ा है, उनको समझा है, क्या ऐसा लगता है? देखिए, जो भी महापुरुष आते हैं, अब किसने समझा था? गांधी जी ने जब चरखा पर जोर दिया और कहा कि सब कोई चरखा चलाएं, तो चरखा चलाने से आरंभ करके इतना बड़ा स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो जाएगा और इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाएगा, जो एक दिन अंग्रेज़ों को, जिनको समझा जाता है कि उनका वो एकदम इनविंसिबल हैं, वो कभी हटेंगे ही नहीं, और सो उनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, हमारा देश स्वतंत्र होगा। तो जेपी मैं समझती हूँ कि उसी श्रेणी के नेता थे, उसी श्रेणी के नेता थे। जो बातें उन्होंने कही, आप अब मेरी तो इतनी समझ नहीं है कि मैं सब कुछ बहुत बढ़िया से आपको बता सकूं, लेकिन आप अगर उनका साहित्य पढ़ें, उनकी भाषणों को, उनकी लिखी किताबों को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि बहुत छोटे से शुरू कर वो बहुत बड़ा परिणाम निकाल लिया करते थे। तो संपूर्ण क्रांति की बात कहिए या शुरू में जो उन्होंने भूदान यज्ञ से जुड़े वो और जितने आंदोलन आरंभ हुए, जो हुआ, और यहाँ जैसे छात्रों ने जो आंदोलन आरंभ किया, और चूंकि उनका नेतृत्व था तो ये ऑल इंडिया मूवमेंट एक तरह से हो गया। इतने सारे लोग जुड़ गए। उस समय भी देखिए, यहाँ पर जब कांग्रेस की सत्ता थी, इंदिरा गांधी की सत्ता थी, तो कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ये कभी सत्ता से हटेंगी या कांग्रेस कभी हटेगा। लेकिन
आखिर तो उन्होंने कर दिखाया ना, इसी तरह तो कर दिखाया। एक चीज़ और है मैडम कि माना जाता है कि स्टूडेंट को संभालना बहुत मुश्किल है और स्टूडेंट के पूरे उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट को एकजुट करना और उनको सही दिशा में ले जाना वाकई ये चुनौतीपूर्ण काम था। ऐसे तो आप कोई भी अच्छा काम करने निकलिए चलिए तो सब में चुनौतियां होती ही हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही है, अगर आप जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई स्वार्थ भावना नहीं है, केवल आप औरों के कल्याण के बारे में सोचकर ही जो कुछ कर रहे हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसा काम कभी विफल नहीं होता है, निष्फल नहीं होता है, जरूर उसमें सफलता मिलती है। तो जेपी को भी सफलता मिली। अच्छा, जो जिन मुद्दों को लेकर के जेपी आगे बढ़े थे, करप्शन था, बेरोजगारी थी, तो क्या लगता है कि वो आंदोलन तक ही रह गया या उसमें भी कुछ? देखिए, उन्होंने तो अपना नेतृत्व दे दिया, उनको जो करना था उन्होंने उस समय इमरजेंसी था और इमरजेंसी के चलते कितने सारे गलत काम हुए थे, तो वो तो समाप्त हुआ और सत्ता भी गई। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने नेतृत्व दिया, उन लोगों ने, मैं तो कहूँगी कि उनके प्रति न्याय नहीं किया। जो वो चाहते थे, जो वे कहते थे और जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति वे लोग नहीं कर सके। वे लोग केवल अपने स्वार्थ साधन में ही लग गए। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वही नहीं, आज भी देखिए कोई पार्टी सत्ता में होती है, विरोध वाले, उनका काम है कि वे विरोधी पार्टी उनकी खामियां बताए, दिखाए सब, लेकिन वो जब स्वयं सत्ता में आती है तो वही काम वो भी करना शुरू कर देती है। और वही मैं तो समझती हूँ इन लोगों ने भी किया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये लोग जो आए, तो मैं तो नहीं समझती हूँ कि इन लोगों का अगर आप देखें तो वो जेपी के मानक के पर खरे मैं नहीं समझती कोई खरा उतरेगा। कोई भी आया वो जैसा वो चाहते थे, जैसा वो उन्होंने प्रयत्न किया था, वो लोग कर सके। मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसा हुआ। अच्छा, एक जिस संस्था को आप लोग देख रही हैं, चला रही हैं, वो भी सपना था जेपी का और फिर प्रभावती जी का सपना था, महात्मा गांधी से वो जुड़ा हुआ सपना था। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस संस्था की स्थापना जेपी ने नहीं की थी, इसकी स्थापना प्रभावती जी ने की थी, और वो भी गांधी जी ने उनको प्रेरित किया था इसको स्थापित करने के लिए। यहाँ बिहार, विशेषकर बिहार में महिलाओं की अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा और ऐसे ही महिलाएं एक तरह से जैसे घर के अंदर बंद थी, न तो उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए शिक्षा मिलती थी, और न वो सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकती थी, और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की बात तो दूर, उनके अंदर स्वदेशी भावना जगाना, उनको घर से बाहर निकालना, ये सब इसी उद्देश्य से गांधी जी ने प्रभावती जी को कहा कि तुमको बहुत कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, तुम महिलाओं को संगठित करके आरंभ में उनको तुम चरखा चलाना सिखाओ। और इस तरह उन्होंने मात्र 3 चरखों और 5 महिलाओं के सहयोग से उन्होंने महिला चरखा क्लास आरंभ किया, और सप्ताह में मैं समझती हूँ 2 या 3 दिन वो क्लास चला करता था, और धीरे धीरे करके वही उसी का विस्तार होता गया, जो कि 1952 में वह महिला चरखा समिति के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और धीरे धीरे फिर उसका अपना भवन हुआ, और यहाँ और बहुत सारी प्रवृत्तियाँ जोड़ी गई, और महिलाएं अब जो कि घर से नहीं निकलती थी, वे अब प्रभावती जी के साथ जुलूस में, सभाओं में जाने लगी। बहुत सी महिलाएं जेल भी गईं, तो उनके अंदर इस तरह की भावना जगी, महिलाओं को पता लगा कि हाँ, हम भी कुछ हैं, उनका अपना भी स्वाभिमान है, और वे भी देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। और वही नहीं, प्रभावती जी ने इस संस्था में ऐसी महिलाओं को
उस समय जो कि हेल्पलेस जिनको कहिएगा, इंडिजेंट महिलाएं जो हैं, वे स्वाभिमान के साथ जी सकें, उनको मौका दिया यहाँ की संस्था से जुड़कर वे अपनी रोजी रोटी कमा सकें और स्वाभिमान के साथ जी सकें। तो ये सब अवसर उन्होंने प्रदान किया। और प्रभावती जी जब नहीं रहीं, पहले तो यहाँ स्कूल भी चला करते थे, महिलाओं का स्कूल था, बच्चों का स्कूल था, और भी बहुत बहुत चीज़ें थी। ये गृह उद्योग चला करता था, गृह उद्योग तो अभी भी चलता है, लाइब्रेरी थी। तो प्रभावती जी के नहीं रहने के बाद उनके नाम से लाइब्रेरी, और फिर जब जेपी भी नहीं रहे तो यहाँ जेपी शोध केंद्र है, जयप्रकाश शोध केंद्र है, प्रभावती शोध केंद्र है, प्रभावती महिला पुस्तकालय है। पहले संगीत की कक्षा भी चला करती थी, सो अभी तो नहीं है। सिलाई कढ़ाई विभाग है, वो भी अभी भी है, चला करता है। और हमारा गृह उद्योग विभाग तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ जो उत्पाद बनते हैं बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर उनकी बहुत बिक्री होती है, उनकी मांग होती है बहुत। तो और हम लोगों का हम लोग चाहते हैं कि इसका और विस्तार किया जाए और कुछ किया जाए, तो इसमें हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसमें हमको सहायता चाहिए, लोगों की सहायता चाहिए, इसमें हमको कुछ अर्थ की सहायता चाहिए। तो कुछ तो हम लोगों को सरकार की ओर से भी सहायता मिली है। हमारा नया भवन जो पीछे एकदम जर्जर हो चुका था, सो सरकार ने बनवाया है, लेकिन उसमें बहुत कुछ और चाह रहे हैं हम लोग कि और कुछ वहाँ पर करें। तो सब लोगों का सहयोग होगा, आप सबकी सद्भावना होगी, तो मैं समझती कि वो भी हम लोगों की इच्छा फलीभूत हो जाएगी। जेपी ने जब आंदोलन शुरू की तो उस वक्त कई सामाजिक संगठनों ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन ये नहीं पता था कि छात्र इतनी बड़ी तादाद में जेपी के साथ आ जाएंगे। और सिर्फ छात्रों की बात करें तो उसमें सिर्फ पुरुष छात्र ही नहीं, लड़कियां भी बड़ी तादाद में जेपी के साथ आईं इस आंदोलन में, और लड़कियां भी जेल गई। हमारे साथ इंदु शरण जी हैं, उनकी एक तस्वीर लगी है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ये इंदु शरण जी हैं। ये 74 की बात है जब जेपी इसी जगह पर लड़कियों को संबोधित कर रहे थे। ये वही जगह है जहाँ पर जेपी बैठे थे। हाँ, और वो बता रहे थे कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है और आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे थे जेपी। और इस तस्वीर में इंदु शरण जी हैं, वो भी बैठकर काफ़ी ध्यान से जेपी की बातों को सुन रही थी। और फिर जेपी ने जिस तरह से उन्हें बताया कि आगे क्या करना है, उसको उन्होंने फॉलो भी किया। इंदु शरण जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मैडम, आज के दिन को किस तरह से देखती हैं, और आपको वो भी दिन याद होगा? बिल्कुल। क्या हुआ था मैडम? अच्छा, वे तो देखिए, वो तो एक मॉब था, और हम लोग उस समय बहुत मेच्योर नहीं थे, क्योंकि तुरंत ही कॉलेज स्कूल लाइफ को छोड़े थे, अभी इंटर में प्रवेश कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं था क्या मूवमेंट होता है, लेकिन एक था, बहुत धीरे धीरे हम लोग को समझ आ गई कि क्या है ये, क्रांति क्या है, ये है। तो इसके बाद हम लोग को पिता घर से सपोर्ट था हम लोग का। हाँ, पिताजी सचिवालय में थे, घर का सपोर्ट था कि हाँ ये जरूरी है, मूवमेंट जरूरी है। पिताजी आपके सरकारी कर्मचारी थे? सरकारी कर्मचारी थे। तो सरकारी कर्मचारी रहते हुए भी आपको सपोर्ट किया? उस समय बहुत सारे लोग सपोर्ट किए थे, तो उसमें मेरे पिताजी भी सपोर्ट किए थे। तो हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कुछ तो कारण हो, जब पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो अच्छा चीज़ होगा। उस समय इनके बारे में, जेपी के बारे में नहीं जानते थे, धीरे धीरे जानने लगे हम लोग। उसके बाद हर क्षेत्र में नुक्कड़ सभा हुआ, माने कोई भी छोटा छोटा मीटिंग होता था, कहीं धरना होता था, सभी कार्यक्रम में शामिल होते चले गए, सभी कार्यक्रम में। तो ये जेपी जब मीटिंग करते थे तो क्या बताते थे वो? तो ये कि कैसे भ्रष्टाचार है और कैसे ज़रूरत है कि मैंने ये था, संपूर्ण क्रांति में 5-6 चीज़ आता था, शैक्षणिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और भ्रष्टाचार के बाद यही 5 चीज़ आता था। उसके बाद उसमें बोला जाता था कि हाँ आप इसको कैसे हटाया जाए। कांग्रेस उस समय मैंने तानाशाही के मूड में थी, इसलिए हम लोग को ये समझाया जाता था कि ये आज जो से युवा पीढ़ी ही कर सकता है, यही हम लोग को बताया जाता है। पढ़ाई भी आपने छोड़ दी? पढ़ाई तो उन्हीं के चलते छोड़ा गया ना, वही ना आह्वान कर दिए कि क्लास करते करते नहीं क्यों आदमी कर सकता है। कुछ दिन छूटा पढ़ाई, उसके बाद तो हम लोग कर ही लिए थे, 2 साल के बाद तो फिर शुरू कर ही दिए थे। तो हाँ, तो उस वक्त जेल भी जाने की नौबत थी?
हाँ, जेल जाने की नौबत हुई। वो एक पार्लियामेंट वो असेंबली चल रहा था, और असेंबली जब चल रहा था तो धरना का कार्यक्रम था। धरना हम लोग को जेपी आह्वान किए कि यहाँ धरना का कार्यक्रम था, तो महिलाएं थी, बच्ची थी और जेंट्स लड़के लोग भी थे। तो वो लोग भी एक तरफ थे और हम लोग भी एक तरफ थे। तो वो चीज़ हटाया जा रहा था और हम लोग हट नहीं रहे थे। मैंने विधानसभा का घेराव किया गया था। उसी ड्यूरेशन में ये 4 अक्टूबर का बात है, हम जब अरेस्ट हुए थे 3-4 अक्टूबर का बात है, 3-4 अक्टूबर 1974 उस समय का बात है। आपको भी अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, बहुत सारे, हम ही नहीं थे, हमको तो लग रहा है करीब 100-150 लोग थे। यहाँ की सारी लड़कियाँ थी, यहाँ स्कूल चलता था तो इसकी सारी लड़कियाँ इसमें थी। सारे लोगों को अरेस्ट किया गया? हाँ, सारे लोग को अरेस्ट किया गया। और सब कहे कि कोई निकला हटा ही नहीं, क्योंकि वो था कि हम लोग धरना पर रहेंगे, नहीं हटेंगे। फिर जेल में परेशान भी किया गया है? कोई परेशानी नहीं, एकदम इज्जत के साथ, और हम लोग अपने डिमांड से सब कुछ करवा लेते थे। मैंने जैसे राजनीतिक मैंने मिलता है हम लोग को मिला, ऐसा नहीं था। नहीं, हम लोग को भी डर लगा था। हम लोग हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे, तो ये चीज़, लेकिन हमको तो बहुत गर्व लगा। हमारे पायलट की जो लड़कियां थी, बहुत गर्व लगा कि इसी जेल में जेपी थे। बहुत ऊंचा चहारदीवारी था हजारीबाग सेंट्रल में जेल में, जो कि फान के भागे थे, उसी जेल में हम थे। हाँ, करीब उसमें 1 हफ्ता रहे, उसके बाद दूसरे जेल में ट्रांसफ़र हो गए। तो हम लोग को एक गर्व लगता था कि जिसके मैंने गाइडेंस में हम लोग निकले हुए हैं, और जिस जेल में थे उसी जेल में हम लोग हैं। मैंने बहुत अच्छा फील कर रहे थे। तो ये इंदु शरण जी की कहानी है कि स्टूडेंट रहते हुए किस तरह, इसलिए भी फेमस हो गया कि ये मैंने 5 लाख से ज़्यादा वो गांधी मैदान भर गया था, और इसीलिए उसी समय आह्वान किए थे, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। आप भी गांधी मैदान में? हाँ, गांधी मैदान में थे। 5 लाख पूरा भरा हुआ था? हाँ, एकदम भरा हुआ था पूरा, उसी में जेपी आह्वान किए थे। तो ये कहानी इंदु शरण जी बता रही हैं अपनी कि किस तरह से वो पढ़ रही थी, फिर जेल जाने की नौबत आई, और ऐसा नहीं था कि बहुत उत्साह था उस वक्त, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना था और जो भ्रष्टाचार का मामला था उसको सुधारना था। युवा थी, स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा परिवर्तन चाहती थी, सारी लड़कियां चाहती थी। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जेपी की, वो बताएंगी, वो तस्वीरें खुद कहानियां कहेंगी कि आखिर किस तरह के हालात थे और किस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई और क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे देश में देखने को मिला। महिला चरखा समिति से जेपी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और सबसे खास बात यह है कि जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं तो आपको वो सारी तस्वीरें आपको नज़र में आती हैं जो उस वक्त की यादों को ताज़ा कर देती है। हमारे साथ मृदुला प्रकाश जी हैं जो चरखा समिति के सचिव हैं। मैडम, आपने बहुत करीबी कह सकते हैं करीब से देखा है उन चीज़ों को, और क्या आपने महसूस किया है? नहीं, यह महिला चरखा समिति तो हम लोगों के लिए तीर्थ स्थली की तरह है, और इसको प्रभावती दीदी ने बापू की प्रेरणा से स्थापित किया। लेकिन जेपी भी यहीं रहते थे, तो ये जेपी निवास के रूप में भी परिवर्तित हो गया। और जेपी का संपूर्ण क्रांति, आज संपूर्ण क्रांति दिवस है, तो जेपी का संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी भवन से हुआ। और ये आप समझिएगा कि सप्त क्रांति जो उन्होंने शैक्षिक, बौद्धिक, राजनीतिक, नैतिक सभी चीज़ों का आह्वान किया कि कैसे हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, वो यहीं से हुआ। और आज हम सभी जो भी लोग आप देख रहे हैं, ऊपर के शीर्ष नेता, सभी उन्हीं के अनुयायी और उन्हीं के निकले हुए उपज हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ जो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो हमारे लिए धरोहर के रूप में है, और हम लोग इसको सजा संवार के रख रहे हैं। साथ ही आप इसमें देखिएगा कि कस्तूरबा की भी चूड़ी यहाँ रखी हुई है। तो प्रभावती दीदी के गोद में बा ने अपनी अंतिम सांसें ली, तो उनकी चूड़ी भी यहाँ है। यहाँ बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलेंगी, और जेपी और प्रभावती के जितनी चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने, जितनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो नेहरू म्यूजियम में चली गई, लेकिन जो चीज़ें अभी हैं उनको हम लोगों ने बहुत सुरक्षित और संरक्षित करके रखा है। जो उनके पर्सनल व्यवहार की चीज़ें थी, और
वस्त्र हुआ उनके, आप देखिएगा उन्होंने जो चाय के का प्याला वगैरह, जो भी उनके दैनिक जीवन में जो भी उपयोग की चीज़ें थी वो भी हैं, साथ ही चरखा है। और ये मैडम ये वही चरखा है शायद जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। ये हाँ, ये वही चरखा है। और अंदर के कमरे में आप देखिएगा उनकी चूड़ी है, अब लेंस है, आप छोटी छोटी चीजें देखिएगा, उनकी डायरी है, फोन बुक है। अच्छा, ये छोटी सी डायरी भी उनकी है। तो आप देखिएगा बहुत सारी चीजें तो अभी हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को आर्काइव को डेवलप करना है, तो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं सबके सहयोग से। ये घड़ी भी है मैडम, और ये पेन सब जो भी प्रभावती दीदी ने यूज किया था उनकी चीजें यहाँ रखी हुई हैं। वैसे ही जेपी की यूज की हुई, जेपी के शयन कक्ष में आप चलिएगा तो वहाँ जेपी की जितने व्यवहार की चीजें हैं वो रखी हुई हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप देख रहे हैं कि टूथपेस्ट, पाउडर का डिब्बा भी है, उनके चश्मा है। तो उस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो उपलब्ध थी उस समय की सामग्रियां, उसको हम लोगों ने सुरक्षित और संरक्षित रखा है। अच्छा, ये माना जाता है कि बहुत जबरदस्त फाउंडेशन था। एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, ये माना जाए? ये माना जाए, बिल्कुल। आप देखिएगा कि मौन होकर एकदम वो सहगामिनी थी। अब बहुत आश्चर्य और ये मतलब क्या कहूँ, रोमांचित लगता है कि दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर लिया। और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के बावजूद एक छत के नीचे उन लोगों ने इस तरह से सहधर्मिणी और सहकर्मिणी के रूप में, सहगामिनी के रूप में प्रभावती दी जेपी के साथ चली। और जेपी बाद में, इसलिए जब प्रभावती दीदी की मृत्यु हुई तो जेपी बहुत भावुक हो गए थे, और इतने भावुक हो गए तो बाद में सर्वोदयी भी हो गए उसी वजह से। तो उन्होंने प्रभावती के नाम से महिला पुस्तकालय की स्थापना की। और प्रभावती दीदी, उनकी प्रेरणा, अब किसको कहूँ कौन किसके लिए प्रेरणा स्वरूप था, लेकिन दोनों का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। वो अंतिम व्यक्ति जो समाज का है, मुसरों के बीच में भी उन लोगों ने जाके काम किया। हर महिला के लिए, जो भी निराश्रित पराश्रित महिलाएं थीं, सबके लिए काम किया। तो वो बहुत रोमांचकारी उनके समय का, उनके जीवन का अगर हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो बहुत रोमांचित होता है मन, और बहुत प्रेरित भी करता है हम लोगों को कि हम लोग इस तीर्थस्थली में आके कुछ अपना योगदान दे पाए। जाना चाहेंगे मैडम, ये जो फोटो है ये कौन सी तस्वीरें हैं? इसमें कौन सी तस्वीरें लगी हुई हैं? इसमें उस समय सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलता था, हम लोग का बाल सदन चलता था। वो सारी तस्वीरें हैं कि कैसे सभी महिलाएं बैठ के काम करती थीं। तो ये प्रभावती जी हैं? ये नहीं, वो प्रभावती नहीं है, इंदु टिकेकर हैं। अच्छा, इंदु टिकेकर। हाँ, अच्छा। तो ये बाद की जो अध्यक्ष सदन, यहाँ महिलाएं लगातार रही, प्रभावती दी साथ देती रही, लेकिन और भी महिलाएं यहाँ जुड़ के काम करती रही हैं। तो सभी महिलाओं का योगदान यहाँ रहा। महिलाओं के लिए ही ये संस्था स्थापित हुई थी। एक म्यूजियम और है जहाँ पर जेपी सोते थे, किस तरह से रहते थे, वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। और वाकई देखकर मन काफ़ी रोमांचित हो जाएगा कि किस परिस्थिति में वो 72 साल का शख्स आंदोलन के लिए निकला था। और वाकई सारी बातें कल्पना की तरह लग रही थी, लेकिन वो हकीकत हुई और ज़मीन पर भी उतरी। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जेपी इन्हीं शब्दों के साथ जी रहे थे और आखिरी दिनों में इन्हीं शब्दों को आत्मसात कर रहे थे। अभी हम जिस जगह पर हैं उस जगह की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। ये जेपी का शयन कक्ष है और ये बिस्तर है जिस पर जेपी सोया करते थे, और अपने जीवन के आखिरी दिनों में जेपी यहीं पर थे। और सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप देखें, यहाँ पर ये घड़ी है और समय देखने के लिए घड़ी है। ये वो ग्लास है जिसका इस्तेमाल करते थे जेपी। साथ ही साथ है ये पान का जो पान रखने के लिए ये केस है, और ये वो अलमीरा है जिसमें जेपी के कपड़े रखे जाते थे, और अभी भी वो कपड़े बदस्तूर रखे हुए हैं। मृदुला जी हैं हमारे साथ। मैडम, क्या खास बात है इस रूम की? ये रूम जेपी का शयन कक्ष है, और आप ये जो देख रहे हैं ये वही पलंग है जिस पर जेपी ने अपनी अंतिम सांसें ली। और ये कुर्सियां और ये उनके जितने इस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, सभी उनके व्यवहार में
लाई हुई चीज़ें हैं, उनके कपड़े हैं, और कुछ हम लोगों के पास जो दस्तावेज हैं वो अभी हम लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन डेली जो यूज़ करते थे वो पानी के ग्लास, जो भी आप देख रहे हैं, उनकी चप्पलें या जितनी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, वो सभी जेपी ने अपने हाथों से इसको छुआ है, अपने हाथों से व्यवहार किया है, और सभी उनके व्यवहार की हुई चीज़ें हैं। तो हम लोग के लिए ये बिल्कुल प्रसाद की तरह है, उस तरह के प्रसाद जिसको हम लोग सिर्फ नमन करते हैं और प्रत्येक दिन आकर इसकी पूजा करते हैं। ये कहा जाए, पूरी चीज़ों को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाँ, ये तो आप इनके विषय में क्या कहिएगा, ये तो इस तरह के सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग थे। हाई थिंकिंग तो इनका इतना था कि पूरे देश में उन्होंने एक सत्ता परिवर्तन ला दिया और सभी में उस तरह के भावना जगा दी जो देश प्रेम की भावना थी। दलगत राजनीति से ऊपर कैसे हम अपने को समर्पित कर सकते हैं देश के लिए, वो उन्होंने ही सिखाया लोगों को। आज हम लोग उनको याद करके अगर उसी भावना से कुछ कार्य कर सकें देश के लिए, तो शायद कुछ कर पाएंगे देश के लिए। चलिए, तो ये तस्वीर थी उस जगह की जहाँ पर जेपी आराम करते थे और आखिरी वक्त इसी जगह पर जेपी ने बिताया था। और भी कई कमरे हैं जिसमें जेपी सभा करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, मिलते थे, और वहाँ की तस्वीर कैसी है वो भी हम दिखाते हैं। वाकई बहुत ही रोमांचित करने वाली तस्वीर है, और आज के दिन तो खास तौर से इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। महीना जून का था और साल था 1974, और ये वही जगह है जहाँ से संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ था। जेपी इसी कुर्सी पर बैठते थे और यहाँ से जो भी छात्र, जो भी अलग अलग सामाजिक संगठन थे, उनको संबोधित करते थे। और ये लंबा हॉल ये बताता है कि यहीं पर जेपी ने लोगों के साथ संवाद किया था। हमने आपको दिखाया जेपी का शयन कक्ष कैसा था, किस तरह से जेपी सोते थे, और ये आप सारी तस्वीरों को भी देख सकते हैं कि जेपी से की यादों से जुड़े सारी तस्वीरें यहाँ पर मौजूद थीं। और वाकई बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें बिल्कुल नहीं मिलती हैं। और वो जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर मीटिंग होती थी। तो ये वो जगह है, और इस जगह की खास बात क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पूरी रूपरेखा तैयार होती थी। ये सभा कक्ष है जेपी का। अमिताभ रंजन जी हैं हमारे साथ, वो बताएंगे कि सर ये क्या खास बात है इस जगह की। देखिए, ये सभा कक्ष है, और जेपी भारतीय राजनीति का वो नाम है जिसके बिना भारतीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। पटना में जो भी भारतीय राजनीति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण नेता आता था तो जेपी से मिले बिना नहीं रहता था। जब लोग यहाँ आते थे तो इसी कक्ष में जयप्रकाश नारायण जी के साथ उनकी बातचीत होती थी, विचार विमर्श होता था। जेपी इसी पर बैठ। जी जी जी। तो यहाँ आगे की भविष्य की रणनीति तैयार होती थी लोगों के साथ मिलकर। ये क्या है सर आगे सामने में, ये क्या? ये जयप्रकाश नारायण जी को जी भारतीय विद्या भवन की तरफ से सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है 1900। तो ये सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है 1977 में भारतीय विद्या भवन बम्बई का शायद है ये। जी जी। अच्छा, तो ये सम्मान पत्र मिला है, और उसी वक्त की ये जो सम्मान पत्र है इसको फ्रेम में सजा के रखा गया। और किताबों से भी बहुत लगाव था। बहुत लगाव था, बहुत सारी किताबें हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है,